Hello everyone, welcome again. Today we will be going to continue the third chapter of book 2, Politics of Planned Development. Today we are going to start topic third 5-year plan. थोड़ा सा ही इसके बारे में दिया हुआ है कि किस चीज़ों पर थर्ड 5-year प्लान में किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था. एंड इट वॉज स्टार्टेड इन 1961 और 61 से 66 तक 5-year प्लान कंटिन्यू किया गया था. इन दिस प्लान it is need to increase agriculture production by providing adequate irrigation facilities, use of fertilizers, improved cropping pattern and soil conservation. थर्ड 5-year प्लान जो बनाया गया था इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़ोर डाला गया था वो था प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर, यानी प्रोडक्शन को हम ज़्यादा बढ़ाएं और इसके साथ साथ जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, आपकी फर्टिलाइज़र्स वगैरह हो गए और जो भी न्यू क्रॉपिंग पैटर्न है, यानी किस तरीके से हम नई तरीके से खेती कर सकते हैं, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था. इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी काफ़ी इस टाइम पर फोकस किया गया और ज़्यादा जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर डेवलपमेंट, वहाँ की ग्रोथ रेट को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दिया गया, जैसे फिशिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री था और पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, डेयरी फार्मिंग, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया. तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके थ्रू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहते थे प्लानर्स, ताकि हमारी इकनॉमी तेज़ी से बढ़े. एंड दिस वॉज लेड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज़ लाइक कोल, ऑयल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, पावर, मशीन बिल्डिंग एट्सेट्रा. It aimed to build a second capital base and make the economy self-reliance and self-sustain. इसके अलावा जिस पर जोर डाला गया वो था हैवी इंडस्ट्री, जैसे कोयला, तेल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक हो गई. इन सारी चीज़ों के थ्रू इकोनॉमी को बढ़ाया जाना, जिससे हमारी जो कैपिटल है वो भी बढ़े और इकोनॉमी भी सेल्फ रिलायंट हो, अपने आप में आत्मनिर्भर हो. लेकिन हुआ क्या, जो बैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनाई गई थी उसकी वजह से जो ग्रोथ रेट थी वो कम हो गई. इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी बहुत तेज़ी से बढ़ी. एंड बैलेंस्ड ऑफ पेमेंट क्राइसिस. दिस पुअर परफॉर्मेंस लेड टू सस्पेंशन ऑफ द फोर्थ प्लान. भाई जैसा सोचा था वैसे नहीं हुआ, महंगाई भी बढ़ गई, तो इस वजह से जो फोर्थ 5-year प्लान बनाया जाना था उसको सस्पेंड कर दिया गया. अब पंचवर्षीय योजनाओं की बजाय ईयरली प्लानिंग होने लगी और 3 साल तक यानी 66 से लेके 69 तक जो ईयरली प्लान्स बने उसको प्लान हॉलिडे भी बोला जाता है. तो कई बार पूछा था व्हाट वाज कॉल्ड प्लान हॉलिडे. तो जो ईयरली 3 साल तक बिटवीन 66 और 69 जो एनुअल प्लान्स बने वही प्लान हॉलिडे कहा गया. तो ये था थर्ड 5-year प्लान. The next topic which has been given in your book was centralized planning और केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. बहुत इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, छोटा सा है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, लेकिन जो चीज़ इसमें बताई गई है डेवलपमेंट से रिलेटेड कि कैसे केरला की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने एक सेंट्रलाइज प्लानिंग के ऊपर फोकस ना करके कि भाई हमेशा किसी भी कंट्री की या किसी स्टेट की जो डेवलपमेंट है उसकी इकनॉमी को बढ़ाए जाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर जो हैवी जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो बनाए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, वो ज़रूरी नहीं है. और भी बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं जिन पर ध्यान रख के हम एक डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कर सकते हैं और डेवलपमेंट कर सकते हैं. तो केरला के अंदर जो डेवलपमेंट और प्लानिंग के लिए जो सिस्टम अपनाया गया उसी को केरला मॉडल कहा गया था. और इसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे जिन पर ध्यान दिया गया दैट वाज एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़. तो बेसिक चीज़ें जो हमें और चीज़ों के साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. अगर आप एक तरफ तो इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, लेकिन आपके यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम नहीं है बढ़िया, आपके यहाँ डेथ रेट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं बढ़ रही है, तो उन इंडस्ट्रीज़ का, उन बिग प्रोजेक्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो
केरला के अंदर इन्हीं चीज़ों पर ध्यान दिया गया। और लिटरेसी रेट जो यहाँ का है सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो केरला के अंदर ही पाया जाता है। तो ये थी मेन केरला मॉडल। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ज़रूर इसको प्रिपेयर करें। अब ये है कि 5 ईयर प्लानिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई। यानी कुछ अलग अलग ग्रुप्स थे जिन्होंने इससे रिलेटेड कुछ क्रिटिसिज्म क्रिएट किया था। तो वही चीज़ हमने करनी है। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है की कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, और इसके अंदर जो पहला आता है वो आता है एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। दो ग्रुप्स हैं, एक तरफ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं और दूसरे हैं इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। There was a lot of debate between planners over which of the two was to be given priority in planning agriculture और industry। यानी अगर हम फर्स्ट और सेकंड मॉडल 5 ईयर प्लान की बात करें तो उसमें साफ दिख रहा है कि भाई एक फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो बात की गई थी एग्रीकल्चर की और दूसरे में इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो हो रही है कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगी, एग्रीकल्चर को या इंडस्ट्रीज़ को। तो जो मेन कंट्रोवर्सी हो रही थी वो यही थी कि ज़्यादा रिसोर्सेज किस पर यूज़ होने चाहिए, एग्रीकल्चर में करें या इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। कुछ लोग थे जो कह रहे थे एग्रीकल्चर पर ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ होने चाहिए और कुछ कह रहे थे इंडस्ट्रीज़ पर। इनमें से एक लीडर चौधरी चरण सिंह बहुत फेमस लीडर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं इंडिया के। इन्होंने भी एग्रीकल्चर पर ही ज़्यादा फोकस किया और बाद में ये कांग्रेस पार्टी से अलग होकर इन्होंने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई थी, भारतीय लोक दल। कुछ लोगों का ये कहना था कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, उस पर ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो हम अपने देश से गरीबी को दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के थ्रू ही हम लोगों में जो एक एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट कर सकते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये एक कंट्रोवर्सी दोनों ग्रुप्स के बीच चल रही थी। सेकंड जो कंट्रोवर्सी थी दोज ग्रुप वर पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। अब इसमें भी दो अलग अलग ग्रुप्स हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए या पब्लिक सेक्टर पर ध्यान ज़्यादा दिया जाए। एज वी ऑल नो दैट इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड द मिक्स मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, यानी हमने ना तो कैपिटलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया था और ना ही सोशलिस्ट सिस्टम को। यूएसएसआर से हमें जो ये 5 ईयर प्लानिंग का जो एक आइडिया हमारे ध्यान में आया, उससे रिलेटेड हमने दोनों यूएसए और यूएसएसआर का जो आइडियोलॉजी थी उनका मिक्सचर हमने अडॉप्ट किया। नेहरू जी को वैसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस थे वो थे यूएसएसआर से, लेकिन जो चीज़ें उन्हें यूएसए से अच्छी लगी यानी वहाँ के मॉडल से अच्छी लगी वहाँ से ली गई और कुछ यूएसएसआर से। तो हमने मिक्स मॉडल को अडॉप्ट किया हुआ था। लेकिन इंडिया में मिक्स मॉडल को अपनाने के बाद कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, जैसे लेफ्टिस्ट अलग बोल रहे थे, राइटिस्ट अलग बोल रहे थे। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट समझते हो ना, कल ही आप लोगों को ये टॉपिक करवाया है कि एक ग्रुप कह रहा था कि हमें ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए, मार्केट सिस्टम होना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस कम से कम हो, उनका ज़्यादा बाउंडेशंस ना हो। और दूसरी तरफ एक ग्रुप था जो कह रहा था कि हमें गरीबों पर ध्यान देकर यानी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर के अंदर चीज़ें होनी चाहिए जिससे आम जनता के फ़ायदा हो, ना कि प्राइवेट के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने इस टाइम पर क्या किया कि कई ऐसी चीज़ों के ऊपर बैन लगा दिया, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जो हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में बना रहे थे। यानी कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में जो चीज़ें बनाई जा रही थी उनको बाहर से इंपोर्ट करने से रोक लगा दी गई। वो किस लिए? ताकि हमारे जो इंडियन गुड्स हैं उसकी बिक्री ज़्यादा हो। अब आप खुद एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हो, मानो कोई मोबाइल है, वो हमारे इंडिया में ही बन रहे हैं लेकिन बाहर से कोई दूसरा मोबाइल आ रहा है, उसमें फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो
और वो सही दाम पर भी मिल रहा है, तो ज़्यादा लोग किसको परचेज़ करेंगे? बाहर से आने वाली चीज़ को। और जो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं या जो मोबाइल्स हैं उनकी सेल इतनी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर हम बाहर से कोई चीज़ आ ही नहीं रही है तो कस्टमर्स के सामने सिर्फ वही चॉइस है, यानी जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हमें दे रहे हैं हमें वही लेना पड़ेगा। तो इससे फ़ायदा होगा हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उन चीज़ों के ऊपर बैन लगा दिया था। लेकिन जो लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, यानी कुछ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज़ भी किया, कहा कि भाई जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान क्यों नहीं दे रही है? अब ये देखो कि अगर आप हर चीज़ के लिए मतलब बाहर से आप कोई चीज़ आने के लिए बैन लगा रहे हो तो क्या होगा कि एक तरीके से जो कंपटीशन है एक तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर कंपटीशन नहीं है तो इकोनॉमी को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। कंपटीशन कैसे होगा? मानो बाहर से एक चीज़ आ रही है, कोई बढ़िया क्वालिटी की चीज़ आ रही है, तो हमें भी दिख रहा है कि भाई वो चीज़ बढ़िया है, तो हम क्या करेंगे? जो लोकल प्रोड्यूसर्स है उससे बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें अपनी चीज़ बेचनी है, बाहर से आने वाले को अपनी बेचनी है, तो उससे कंपटीशन इंक्रीज़ होगा। लेकिन जब हमें पता है बाहर से कोई दूसरा प्रोड्यूसर है ही नहीं, कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं मार्केट के अंदर, तो जैसे चाहे वैसे बेचो, महंगा है महंगा ख़रीदना पड़ेगा लोगों को, क्वालिटी कैसे भी है वो भी ख़रीदनी पड़ेगी। तो एक जो कंपटीशन है मार्केट में वो ख़त्म हो गया था। फिर लाइसेंस सिस्टम के थ्रू भी कहीं ना कहीं जो प्राइवेट ओनर्स थे या प्राइवेट सेक्टर्स थे उनको कहीं ना कहीं बाउंड कर दिया गया था। लाइसेंस सिस्टम कहते हैं कि मानो किसी को इंडस्ट्री सेटअप करनी है, ठीक है, अपनी कोई खुद की प्राइवेट इंडस्ट्री सेटअप करनी है या कहीं दूसरे देश में करनी है, तो क्या करती है गवर्नमेंट से? उससे पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं, पेपर वर्क बहुत सारा करना पड़ता है। तो ये सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनके बाद अगर आपको परमिशन मिलती है तभी आप इंडस्ट्रीज़ सेटअप कर सकते हो। तो जो प्राइवेट सेक्टर्स वाले थे वो यही कह रहे थे कि लाइसेंस सिस्टम या परमिट सिस्टम जो गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ था उससे कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर था उसको नुकसान हो रहा था, उसके ऊपर बाउंडेशंस क्रिएट हो रही थी। फिर कुछ का ये कहना था कि इस टाइम पर ज़्यादा जो ध्यान दिया जाना था वो था एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट ने इन दोनों पर ही ज़्यादा खर्चा नहीं किया। और जो भी प्लानिंग्स हमारे कंट्री के अंदर हो रही थी उसके थ्रू गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंच रहा था, यानी जो गरीब थे वो वैसे के वैसे ही बने हुए थे, उनको ज़्यादातर बेनिफिट नहीं हुआ था। तो ये थी कुछ कंट्रोवर्सीज़ रिलेटेड डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ में आया आपका प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर के अंदर। अब इससे रिलेटेड कुछ और थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स, कि इसी टाइम पर खाली हमें नुकसान ही नहीं हुआ था, प्रॉफिट भी हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट ने कई ऐसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए थे, जैसे इरिगेशन से रिलेटेड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से रिलेटेड था, भाखड़ा नांगल डैम बना। कौन से रिवर पे है भाखड़ा नांगल डैम? एनीवन? भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है सतलुज रिवर के ऊपर, और जो स्टेट्स इससे फ़ायदा पहुंचता है जिन स्टेट्स को, वो है आप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी हैं। तो इससे क्या हो रहा था कि अगर आप कोई भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो ये नहीं है कि उससे सिर्फ एक स्टेट को ही फ़ायदा पहुंच रहा है, अलग अलग जो भी उस रिवर से कनेक्टेड स्टेट्स हैं उन सभी को फ़ायदा पहुंचा था। इसी टाइम पर हैवी इंडस्ट्रीज़ को भी सेटअप किया गया, जैसे आपकी स्टील इंडस्ट्रीज़ हो गई, ऑयल इंडस्ट्रीज़ हो गई, इनको भी सेटअप किया गया था। इसी टाइम पर लैंड रिफॉर्म्स भी हुए थे। लैंड रिफॉर्म्स मतलब भूमि सुधार। आपको सभी को पता होगा कि पुराने टाइम पर क्या सिस्टम था, ज़मींदारी सिस्टम था, है ना।
तो ज़मींदार कौन होते थे? दोज हु हैव लॉट ऑफ लैंड्स, उनके पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती थी कि मन चाहा जितना चाहे प्रोडक्शन वो उसके ऊपर छोटे किसानों को या लेबर्स को उसके ऊपर किराए पर ज़मीनें देके या उनको एज अ लेबर काम करवा कर खुद का प्रॉफिट करते थे। तो यही चीज़ें हो रही थी इंडिया में भी कि भाई जो ज़मींदार वगैरह थे उन पे तो इतनी ज़मीनें थी, लेकिन दूसरी तरफ क्या थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास खुद का एक छोटा सा भी टुकड़ा नहीं था ज़मीन का। तो इस वजह से क्या हुआ, नुकसान हो रहा था बहुत से लोगों को, कर्ज़े में डूबे हुए थे, दिन भर रेंट पर या बेगार भी करनी पड़ती थी। तो इन चीज़ों के लिए कुछ रिफॉर्म्स किए गए, बट दे वर नॉट सो सक्सेसफुल। तो इसमें से कुछ जो रिफॉर्म्स थे वो क्या थे? लॉज वर मेड टू पुट एन अपर लिमिट और सीलिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड that person could own, but people with excess land were able to evade law and violate the provision of ceiling। यानी कि कुछ ऐसे कानून बनाए गए जिसके थ्रू जो ये ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें रखने का जो सिस्टम था, यानी ज़मींदारों पे जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें थी उनको बंद करा जाना था कि भाई इतनी ज़्यादा ज़मीनें आप रख नहीं सकते हो, यानी खुद की जो प्रॉपर्टी है उसमें आप इतनी ज़्यादा ज़मीनों को नहीं रख सकते हो, ताकि जो बाकी लोग हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको भी ज़मीनें मिल सकें। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि लॉज तो हम बना लेते हैं, लेकिन उनसे बचने के जो रास्ते हैं वो भी सभी लोग अपने आप ढूंढ लेते हैं। तो इसके लिए भी यही होने लगा कि जो ज़मींदार वगैरह थे उन्होंने क्या करा, अब अपनी प्रॉपर्टी को एक साथ शो ना करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग नाम पर। जैसे भाई आपके कोई रिलेटिव हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं अलग अलग, उनके नाम पर उन ज़मीनों को कागज़ बनवा लिए। तो ये एक तरीका था कि भाई हमारे पास प्रॉपर्टी भी है लेकिन खुद के नाम पर नहीं है, ये तो उसके नाम की है, ये उसकी है। तो इस तरीके से वो लैंड डिवाइड दिखा दी गई। सेकेंड, लॉज वर मेड टू प्रोवाइड लीगल सिक्योरिटी अगेंस्ट एविक्शन ऑफ टेनेंट्स हु वर्कड ऑन समवन्स एल्स लैंड। दिस प्रोविजन हैज़ बेयरली इम्प्लीमेंटेड। दूसरा जो कानून बनाया गया था वो था उन लोगों के लिए जो काम करते थे दूसरों की ज़मीनों के ऊपर, जैसे छोटे किसान हो गए, तो उनको सिक्योर करने के लिए भी कानून बनाया गया कि भाई कई बार क्या करते थे, मानो खेतों पे काम तो करवा लिया कुछ टाइम पर उनको देके और बाद में वहाँ से उन्हें बेदखल कर देते थे, हटा देते थे। तो इसके लिए कानून बनाया गया कि भाई ऐसे छोटे जो किसान हैं उनको कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इस तरीके के कुछ कोशिश की गई, लेकिन कंडीशन वही थी कि ये ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो पेपर वर्क यानी सिर्फ कागज़ों में ही रह गए, उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। तो एक तरफ तो ये कंडीशन हो रही थी, दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम थी दैट वाज फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस आपके बुक में एक कॉलम सा दिया होगा साइड में। तो फूड क्राइसिस की अगर बात करें तो वो है 1965 टू 67, यानी इस टाइम पर इंडिया में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था, बारिश नहीं हुई थी। और इस वजह से जब मानो अगर आपके देश में या कहीं पर भी पानी नहीं मिल रहा है ज़मीनों को, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर नहीं हो पाएंगी। तो वही कंडीशन हो गई, अकाल की कंडीशन आ गई देश के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो इसका इफ़ेक्ट पड़ा वो पड़ा था बिहार के ऊपर। इस टाइम पर जो डेथ रेट थी दैट वाज आल्सो इंक्रीज, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी डेथ रेट। और जो एक न्यूट्रिशन जो मिलनी चाहिए लोगों को, यानी डेप्रिवेशन ऑफ फूड लेड टू एक्यूट माल न्यूट्रिशन। एस्टिमेट शो दैट कैलोरी intake dropped from 2200 per capita per day to 1200 in many regions of the state, and death rate was 34% times higher in 1967. Food prices also very quite high. Prices of wheat and rice were 2 times or more than that of normal prices in prosperous Punjab and other North Indian states. डेथ रेट भी बढ़ रहा था, करीब 34% हाई हो गया था। और जो एक
पर पर्सन एक जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, यानी उसके अंदर उतना एक न्यूट्रिशन जाना ज़रूरी है 2200 के करीब, वो भी आधा हो गया था, 1200 ही रह गया था कई स्टेट्स के अंदर। अब ये था कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मानो एक स्टेट में खाने की कमी है, अनाज की कमी है, तो क्या कर सकते हैं हम, दूसरी स्टेट से इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर क्या किया, द गवर्नमेंट हैड जोनिंग पॉलिसीज ड्यू टू विच ट्रेड वाज प्रोहिबिटेड अक्रॉस स्टेट एंड फूड अवेलेबिलिटी इन बिहार वाज reduced dramatically. It hit the poorest sections of the society worst. अब कर तो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, गवर्नमेंट ने उस टाइम पर जॉनिंग सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था। तो पहले जॉनिंग सिस्टम का मीनिंग जानना ज़रूरी है। जॉनिंग से रिलेटेड मतलब है कि आप इंटर स्टेट भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, यानी कि जिन स्टेट्स में राइस और वीट की प्रोडक्शन ज़्यादा थी, जैसे पंजाब था, हरियाणा था, तो वहाँ से मंगा सकते थे, लेकिन वहाँ से जो ट्रेड था उसके ऊपर गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। तो दैट इज़ कॉल्ड जॉनिंग सिस्टम। हिंदी में इसे हम इलाका बंदी बोलते हैं, कि आप एक इलाके से दूसरे इलाके में कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते। तो मेन जो प्रॉब्लम्स थी इस टाइम की, जो इतने ज़्यादा ये इश्यूज़ बढ़ गए थे, उसके पीछे और भी चीज़ें थी। जैसे 1962 में हमारा क्या हुआ था, चाइना के साथ वॉर हुई थी, 1965 विद पाकिस्तान, और इसी के बाद एकदम से 65 में क्या हो गया, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, तो अकाल की कंडीशंस आ गई। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी इस टाइम पर, एंड फूड प्राइसेस हैड ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब इतना बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो फूड प्राइसेस हुए, उसका जो परिणाम था वो भी बहुत ज़्यादा बुरा निकला। गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड टू इम्पोर्ट वीट एंड एक्सेप्ट फॉरेन एड मोस्टली फ्रॉम द US. The first priority of planners was now to attain self-sufficiency in food. The optimism and pride generated by the entire planning process now took a setback. कि अब जो हमें करना था गवर्नमेंट को, वो क्या था कि भाई जो भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वो थी कि हम जो खाने की चीज़ें, खासकर वीट हो गया, वो हमने दूसरे देशों से मंगाना स्टार्ट कर दिया, और ख़ासकर कहाँ से, US से। तो इसमें जो हमारे प्लानर्स थे उनकी अब पहली प्रायोरिटी क्या हो गई कि हमें अपने देश के अंदर फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है, यानी फूड जो हम दूसरे देशों पर डिपेंड थे उस चीज़ को ख़त्म करना है। तो जो भी एक प्लानिंग थी आगे की जानी थी वो थी फूड सफिशेंसी से रिलेटेड। और इसी के बाद हमारे इंडिया में जो इंट्रोडक्शन हुआ दैट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन आपने कई बार सुना हुआ है, 9th क्लास से ये टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू क्या चेंजेस आए कंट्री के अंदर, कैसे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, कैसे कुछ चेंजेस हुए, बेटर हुई कंडीशन। दिस टॉपिक वी विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। होप यू अंडरस्टैंड, समझ आया होगा अच्छे ढंग से। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, कोई भी आपके सजेशंस हैं वीडियोस को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, तो आप प्लीज़ अपने सजेशंस दें, क्वेश्चन करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।